बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। मामला है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का, जो कि इतवार को होने जा रही है। वज़ीर आज़म कल इसका इजहार भी कर चुके हैं। कौम से खिताब में उन्होंने ये जिक्र किया कि इतवार को फैसला हो जाएगा इस मुल्क के मुस्तकबिल का। फिर ये भी कहा कि कौम जो है वो इन लोगों के चेहरे पहचान ले, याद रखे कि ये मुल्क के गद्दार हैं अगर मेरे खिलाफ जो भी हुए वोट करने वाले। इन दिनों वज़ीर आज़म साहब का सहाफ़ियों से मुलाकातों का, कौम से खिताबात का या फिर इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है वो बढ़ गया है। थोड़ी देर पहले अरशद शरीफ को वो इंटरव्यू दे रहे थे, गालिबन अभी भी वो जारी है। बड़ी एक अहम बात कर गए हैं वज़ीर आज़म साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको 3 ऑफर्स की थी। एक ये कि तहरीक अदम एतमाद, दूसरा ये कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए, और तीसरा कि जल्दी इलेक्शंस करवा दिए जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उनका जवाब ये था कि अर्ली इलेक्शंस तो हो सकते हैं लेकिन इस्तीफ़ा वो किसी सूरत नहीं दे सकते। तो इस बयान से वज़ीर आज़म साहब क्या इम्प्लाई करना चाह रहे हैं, एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, हुकूमत कल जो है वो पंजाब में इलेक्शन कराने जा रही है वज़ीर आला का, जिस पे अपोजिशन ने कहा भी कि जानबूझ के इन्होंने इतनी जल्दी ये शेड्यूल जारी किया है। बहरहाल हमजा शहबाज साहब जो है वो PMLN की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट हैं। हमजा शहबाज शरीफ वर्सेस चौधरी परवेज़ इलाही, ये मुकाबला कल पंजाब में होने जा रहा है। तीसरी चीज़ ये कि हुकूमत ने आज एक और ऐलान किया है कि वो 184(3) के तहत कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और उनको ये कहेंगे कि अदम एतमाद के प्रोसेस को रोका जाए, क्योंकि इसमें बैरूनी साजिश है, इसमें दीगर मुल्क मुलव्वस हैं, और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब, खैर वो नाम उनके मुंह से निकला या जानबूझ के लिया गया, अमेरिका का नाम ले चुके हैं। अमेरिका की तरफ से बाकायदा तौर पे इसकी तरदीद आई है कि इस किस्म के इल्ज़ामात में कोई भी सदाकत नहीं है। 2 और अहम चीज़ें जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कही हैं, एक तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको बड़े अरसे से ये इल्म है कि उनको जान से मारने की कोई साजिश जो है वो हो सकती है। और दूसरा, अपोजिशन के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके इल्म में एक और बात भी आई है कि वज़ीर आज़म साहब की कोई टेप्स दिखाकर या सुनाकर उनके किरदार कुशी की जा सकती है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ अपोजिशन जो है वो जा सकती है, और उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन रन करने की तैयारी हो रही है। मीडिया पे भी उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए कि मीडिया का एक सेक्शन भी उनको लगता है कि इस कैंपेन में अपोजिशन के साथ है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लॉयर भी हैं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ थोड़ी देर में कैसर अहमद शेख साहब मौजूद होंगे जो कि PMLN के MNA हैं, और अमजद खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA। न्याजी साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मंदोखेल साहब, अगर आपकी इजाज़त तो मैं न्याजी साहब से आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि ये आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी बात कर दी है। न्याजी साहब, जब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 3 ऑफर्स मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने की है कि या इस्तीफ़ा दे दो, या तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, या अर्ली इलेक्शन करा दो, सो वो क्या कहना चाह रहे हैं जब वो ये बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑफर्स आई और मैंने उनको कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अर्ली इलेक्शंस का सोच सकता हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, आपके इल्म में है कि अपोजिशन मुतअद्दिद बार जो है वो एक मीडिया कैंपेन उन्होंने चलाई हुई थी कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्तीफ़ा दे दें या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है स्टेप डाउन हो जाए। तो खान साहब को जो मुख्तलिफ लोग थे जिन्होंने अप्रोच किया, जैसा कि आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से जो आला तरीन जो लोग थे उन्होंने अप्रोच किया कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अदम एतमाद का जो प्रोसेस है वो मैं टिल द लास्ट बॉल जो है उसको मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए कि कौम जो है वो देख ले कि कौन कौम के साथ खड़ा हुआ है, और कौम भी देख ले कि वो कौन से गद्दार हैं जिन्होंने अपने आप को जो है वो सरेंडर किया है। अपोजिशन ने अप्रोच किया हो उन अपना लोगों से, और उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर से, लाजमी बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो इस वजह से उनके सामने उन्होंने कहा होगा कि मे बी उनके अगर ख्याल में है कि आप क्या बेहतर हो सकता है,
تو پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ایک بات کی ہے, تو اس میں لازمی بات ہے کہ پرائم منسٹر ایک بڑے آفس سے جو بات کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے, تو لازمی بات ہے اتھینٹک ہی ہے. اور یہ بھی ہوگا کہ جن دوستوں نے یا جن بالکل اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ ملک کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا. اچھا یہ اسی پہ ذرا پہلے میں مندوخیل صاحب کا موقف جان لوں. اپوزیشن مسٹ ہیو اپروچڈ اسٹیبلشمنٹ, یہ نیازی صاحب کو لگتا ہے کہ پھر ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے بھی سمجھا ہوگا کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں بقول ان کے, تو انہوں نے ہی پیغام ان کو دیا. آپ لوگوں نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت 4 سیٹوں پہ اور پنجاب حکومت 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے شروع دن سے. 2018 کی بات کرو, یہ جس طرح آتی ہے RTI سسٹم کے تھے تو وہ بھی دنیا کو پتہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن سے کہا کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن, مگر مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب والے ایگری نہیں ہو رہے تھے. اللہ اللہ کر کی اب ریویو جب 27 فروری کو بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کیا دنیا کا پہلا تاریخی مارچ شروع کیا, 10 دن 10 رات ہم لوگ سڑکوں پہ تھے, اور عین اسی کمٹمنٹ کے تحت 9 تاریخ کو اسلام آباد کے ڈی چوک پہ, یعنی کراچی سے روانہ ہونے سے پہلے 2 مہینے سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. اور جب ہم نے مارچ شروع کیا تو اسی کمٹمنٹ کے تحت ہم نے 9 مارچ 2022 کو ہم نے اعلان کیا. آپ تو تحریک عدم اعتماد کی بات اس وقت بھی کر رہے تھے جب PDM میں تھے, PMLN نہیں مانی تھی. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں 2018 کے الیکشن کے 3 مہینے کے بعد سے ہمارا مطالبہ ہے. اچھا اب اس کو یہ تو سارے آپ کے ساتھ ہسٹری آ گئی. اس کے بعد یہ جو موصوف فرما رہا ہے کہ مجھے خط ملا ہے 7 مارچ کو, ٹھیک ہے, 7 مارچ کے بعد اور تقریباً کوئی 14-15 دن بعد OIC کا اجلاس ہوا, اور اس میں جس ملک یعنی امریکہ کے اوپر جو الزام لگا رہا ہے, یہ الزام ابھی پوری دنیا میں لگانا شروع کر دے گا. کل امریکہ تھا, آج اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اس کے بعد چلتا رہے گا, پوری دنیا جاپان تک جائے گا پورا معاملہ. یہ جب انہوں نے یہ کہا تو امریکن ڈیلیگیشن کو کیوں بلایا OIC میں, جو ملک خود کیسا آ سکتا ہے؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ وہ خود آئے تھے یہاں پر, اس سے مراد یہ کہ بلایا گیا, انوائٹ کیا ہوگا نا. آپ کو اگر امریکہ دھمکی دے رہے اور آپ للکا رہے ہو تو آپ امریکہ کو کیوں بلا رہے ہو, نمبر 1 بات. پھر اس کے بعد ایک پروسیجر ہے, امجد نیازی صاحب کئی مکان اسپیکر رہ چکے ہیں, ان کو پتہ ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اس طرح معاملہ ہو تو سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا جاتا ہے, جس میں آرمی چیف اور انٹیلیجنس ادارے اور اپوزیشن لیڈر وغیرہ وغیرہ ہوں گے سارے. آپ نے وہ نہیں کیا. اس کے بعد دوسرا فورم تھا آپ کے پاس نیشنل اسمبلی کا, وہ ہم نے نہیں کیا ہے. آپ نے جا کے ادھر اسٹیڈیم میں واسکر سے خط نکال کے کہ بھائی یہ دیکھو مجھے دھمکی دی ہے. سب سے پہلے تو جھوٹا یہاں پہ نکلا, وہ خط نہیں تھا. آج پتہ چل, میں نے اس دن کہا کہ یہ شاہ محمود قریشی کا بنایا ہوا جعلی خط ہوگا, اور یہ ان کو مروانے کے, لکھ لیں میری بات, امجد نیازی صاحب بھی. اچھا وہ خط سے ہو گئے مراسلہ. اچھا مراسلہ کیا چیز ہے؟ پاکستان کے سفیر نے ایک جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ تیار کیے کہ یہ ہماری بات, اس نے یہ بولے, وہ سچ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ سچ بھی ہو سکتی ہے, مگر اس کی تصدیق کیسے کریں گے؟ نمبر 1 بات, وہ خط سے مراسلہ بن گیا. پھر امریکہ کو دھمکی ہو گئی ہے, پھر اس نے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس میں امریکہ کا نام لیا, اور پھر ایک دم دلیر بھی بڑا زبردست ہے نا کہ امریکہ کا نام لے لے کے وہ فوراً جو ہے نا وہ مکر بھی گیا. ایک آدمی کہہ رہے میں بڑا غیرت مند ہوں, میں بڑا دلیر ہوں, تو پھر لے لے. آپ امریکہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ بھائی تم کیا چیز ہو امریکہ آپ کے پیچھے لگا ہو, امریکہ کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کے پیچھے لگے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آئی ہے, اب امریکہ سے یو ٹرن مارا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. پھر نواز شریف تھا, ابھی تک زرداری صاحب کا نام نہیں ہے, چند دنوں میں اس کا نام بھی لے لے گا. سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتاؤ, آرٹیکل 95 کلاس 1 کے تحت امجد علی نیازی صاحب جانتے ہیں این آئین کے بتاؤ, اور اسی طرح 2 بلوچستان کی حکومتیں چینج ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے اس کی جام کمال صاحب کی, اور اسے پہلے ثناء اللہ زرعی صاحب کی, اور پھر اس سے پہلے بے نظیر شہید کے خلاف بھی عدم اعتماد پیش ہوا, اور شوکت عزیز کے خلاف بھی ہوا. صحیح ہے, لیکن وہ کہتے ہیں فورن فنڈڈ ہے نا, وہ مانتے نہیں ہے نا, وزیر اعظم صاحب نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کانسپریسی ہے, فورن فنڈنگ کیسے, مجھے ایک بات بتائیں. اچھا میں بریک لے لوں, اجازت دیجیے, بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کیسر احمد شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब, एक तो वज़ीर आज़म साहब ने जो आज बयान दिया आपने सुना होगा कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स मुझे की थी, तहरीक अदम एतमाद, इस्तीफ़ा या अर्ली इलेक्शन। तो मैंने कहा कि इस्तीफ़ा तो मैं नहीं दूंगा, अर्ली इलेक्शन में करवा सकता हूँ। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की है कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको वो संडे को देने जा रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो आईनी और कानूनी रास्ता है। और इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्स मैन है, बड़ा अरसा उन्होंने स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में जीत और हार होती है। स्पोर्ट्समैन का तो यही है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा उनको करना चाहिए। अब वो हार चुके हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी बाल तक मैं लड़ूंगा। मुझे बताइए कि मैच ओवर हो गया जब 172 या 173 हमने शो कर लिए, 175 थे, आई थिंक ज़्यादा ही थे रिक्वायर्ड नंबर से। अच्छा, अगर उससे ज़्यादा थे तो अब मैच तो ख़त्म हो गया। 20 ओवर के मैच में 18 ओवरों पे उनके 10 के 10 आउट हो चुके हैं। अब कौन सा बाल खेलेंगे? बाल तो रह नहीं गया कोई। मैच जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो बाल नहीं रहता ना कोई। अब उनको शिकस्त का ये ग्रेसफुली कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए, ये पॉलिटिक्स है, वो एक लीडर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म रहे, ठीक है ना, वज़ीर आज़म चलो अभी भी हैं, कल तक परसों तक हैं वज़ीर आज़म। तो मकसद ये है कि उनको तो ग्रेसफुली, अब वो कह रहे हैं मैं सरप्राइज़ दूंगा। क्या सरप्राइज़ हो सकता है? सरप्राइज़ अगर कोई मेंबर को कन्विंस आज भी कर सकते हैं, बिल्कुल उनको, ये उनका राइट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कामयाबी सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि उनके जो मेंबरान हैं वो आ जाएं उधर। वो उधर देखे ना, लाख का मजमा या के साथ एक्स्ट्रा लोग आए हुए, वो वहाँ चले लाख का मजमा या 10 लाख का मजमा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। ये तो इलेक्शन में करोड़ों वोट सब मिला के कोई पार्टी लेती है, उसके बाद उसके मेंबर आते हैं ना जी। होगा, उनके साथ भी हैं, ये हम कहेंगे उनके साथ कोई बंदा ही नहीं है, तो बात गलत है ना। लेकिन अब उनको, मैं हैरान हूँ कि वो किस जिद में लगे हुए हैं। अच्छा। उनको अब कोई बाल ना कोई बाल रह गया। और ये कल जो उन्होंने तकरीर की है ना, मैं हैरान हूँ उस तकरीर पे उनकी जो कैफियत थी ना। अब यानी इतना बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन, इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन, और उसने ज़िंदगी में कई बार शिकस्त उसने देखी है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। कल को फिर वो इलेक्शन में, हम तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं। हमारे ये जो वो तो इलेक्शन पे तो तैयार है, तो वो तो नहीं कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन पे तो मुझे कोई मसला नहीं है। मसला आज कह रहे हैं ना, जब हमने नो कॉन्फिडेंस, इससे पहले तो उसका राइट था जब मर्जी कर लेता। इससे पहले 8 मार्च से पहले अमजद नियाज़ी साहब का मानना है कि ऑपोजिशन यानी आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने इसके बाद ही ऑफर की। चलो, मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट का पता नहीं है। अच्छा, दिया या ना दिया, आपको एस्टैब्लिशमेंट का नहीं पता पाकिस्तान? नहीं, ये पैगाम का नहीं पता कि कौन सा, मुझे ये पता नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या पैगाम दिया। अमजद अली नियाज़ी साहब, मुझे बताइए, उनका अमजद बड़ा अच्छा हमारा भाई है, इसको ज्यादा मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन कर रहे थे दोनों, और ये मैंने प्रोग्राम में भी बता दूं आपको, तारीफ के काबिल हमारा। कौन सा सरप्राइज देंगे आप परसों इन्हें? अच्छा सादिया, पहली बात तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मरासले को इंडोर्स किया है। इसकी जो हैसियत है उसके ऊपर बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस था कि ये हमें मरासला जो आया है उसके ऊपर अपना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना रिस्पांस दिया है। पहली बात तो ये है कि अब इसको आप ये कहना कि एवं हवा में कोई चीज ही नहीं, बल्कि आपने देखा रियासत पाकिस्तान ने इसको एक्नॉलेज किया है, तो ये एक बात तो तय हो गई कि ये चीज हकीकत है। दूसरा, इनका ये कहना कि जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन हैं, इमरान खान हमेशा उसको उसी स्पिरिट के साथ चलते हैं, और इसीलिए उन्होंने कोई नोटों की बोरियां नहीं खोली ताकि लोगों को खरीदा जा सके। और वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जी बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, तो इसी का मतलब ये होता है कि आप आखिरी बाल तक लड़ना होता है। उसका ये मतलब है कि मैदान से ही भाग दें। मैदान से वो भागता है जो चोर होता है। हम अल्लाह का शुक्र है, हमने इस मुल्क को सर्व किया है। इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की है। हमारे से पहले कोई बता दे कि कोई इकोनॉमी की पोजीशन बता दे, कोई इदारा बता दे, कोई सिस्टम बता दे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अटमोस्ट कोशिश की है कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये जो बार बार कुछ आज एंकर से भी उन्होंने मुलाकात की है, तो कहीं पर स्पीकर साहब के किरदार का जिक्र हुआ। नियाज़ी साहब, क्या स्पीकर साहब ऐसा क्या कर सकते हैं परसों वोटिंग से पहले कि जिसमें आप लोगों की जीत हो जाएगी और ऑपोजिशन हार जाएगी?
सादिया, पहले ही बात तो ये है कि जब रियासत पाकिस्तान ने इसको एक्नॉलेज किया है तो लाजमी बात है कि इस प्रोसेस को जब बैरूनी आकाओं के जरिए अपनी जो कठपुतलियां हैं उनके जरिए ये चीजें प्रोसीड कराई जा रही है। बात ही नहीं कर रही, मैं तो वोटिंग की बात कर रही हूँ। उसकी भी बात कर रहे हैं। अच्छा, उस अब ये प्रोसेस जो है अगर इसको देखा जाए तो इसके ऊपर मैं तो समझता हूं कि आर्टिकल 6 लगता है, क्योंकि इसमें आप रियासत पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं बैरूनी आकाओं की बुनियाद पे। तो मेरी नजर में ये सारा चीज जो है मेलाफाइडी है, और जो मुआहदात हो रहे हैं ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं, और जिनके साथ भी ये बिल्कुल इसका पूरा चैप्टर है और बिल्कुल मंदो खैल साहब अगर वकील हैं तो बता सकते हैं। मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि परसों जब इजलास शुरू होगा तो स्पीकर साहब आएंगे और वो ये कहेंगे कि ये एक मरासला था, इस पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, रियासत ने ये चीज तय की है कि इस मुल्क की धमकी थी तहरीक अदम एतमाद को लेके, और हम जो है तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट करते हैं वोटिंग। ये जो बता रहे न्याज़ी साहब उसमें कुछ नहीं है, ना उसमें पैसों का जिक्र है ना उसमें धमकी का जिक्र है। कौंसिल था, कैबिनेट था, और इवन नेशनल आपकी जो सिक्योरिटी पार्लिमानी जो पार्लियामेंट की थी जिसमें हमने बुलाया, सबको बुलाया, अपोजिशन को भी बुलाया, बदकिस्मती से वो भाग गए। हमारा दिल था कि वो बैठे ताकि दूध का दूध उनके ख्याल में जो है वो भी उनके सामने सर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र था। आप उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, जो कम्युनिके जारी हुआ है, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र था कहीं पे? नहीं, उसमें इसके जो लेटर जो हमें मरासला मिला है उसके हवाले से एक तो है कि उन्होंने रद्द अमल दिया है कि ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ऊपर जो है ये क्वेश्चन मार्क है, और ये पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें ये मुदाखलत है, इसके ऊपर कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आई है। आपने देखा होगा कि आपको पता है रियासती इदारे सारे मौजूद थे, कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं था जो मौजूद ना हो। ठीक है, देखिए उसके ऊपर बड़ी मुझे तो इनकी बात से मतलब यही लग रहा है कि ये देखिए मैं माजरत चाह रहा हूँ, जायजी साहब हमारे मोहतरम है, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। न कोई थ्रेट है उस मरासले में, या जो इसमें कौन सी गलत बंदो ख्याल साहब ऐसे ही हवा में आपने मार दिया करें अमेरिकन आपकी भाई। अच्छा आप मुझे बताए, अच्छा हवा में नहीं, आप सच्ची बात बता दे, उस जो सिक्योरिटी कमेटी या आप कह रहे हैं कि अदारों ने उसको कंफर्म किया है, क्या उसमें ये अल्फाज मौजूद है कि इमरान खान को थ्रेट किए? क्या उसमें ये मौजूद है कि पैसे अमेरिका ने पैसों के जरिए अदम, ये दो अल्फाज मौजूद है? आप कंफर्म करें। अदम एतमाद जो आई है वजीर आजम के खिलाफ, ये अमेरिका के कहने पे आई है, पैसों की वजह से ये वो कह रहे हैं कि उसमें जिक्र है। मैं बात सादिया, पहली बात तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ये मरासला आया है और उसमें बिल्कुल जिक्र है कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, उसमें जिक्र है कि इमरान खान को हटाया जाए, उसमें जिक्र है कि हम नाराज हैं रूस के दौरे से, उसमें जिक्र है कि अगर आप, इससे बहुत सख्त अल्फाज हैं जो शुगर कोटेड किए गए हैं, वो मरासला लिखा है, उसमें ज्यादा सख्त बात की है ना, उसमें ये जिक्र है। अच्छा वो खुद की गलती, अच्छा मुझे बताओ साजिया, मिसाल देता हूं आम आवाम के लिए, अब अगर आप अपने प्रोड्यूसर के जरिए एक रिपोर्ट अपने पास मंगा ले और ये लिखते हैं कि मंदोखेल और कैसर शेख आए तो उसने हमें थ्रेट किया, हमें ये क्या, उसकी क्या हैसियत है? अच्छा अब मैं जो समझू न्याजी साहब की बात को, उसी को आगे बढ़ाते हुए कैसर शेख साहब कि देखिए, एक तो ये मामला है कि अमेरिका का वो कहते हैं खत है, मरासला है, जो मर्जी है वो असद मजीद ने लिखा, उसकी मुलाकातें हुई, जो भी उन्होंने समझा वो उन्होंने लिख दिया। अब ये चीज़ एक तरफ है, न्याजी साहब की बात से मुझे लगता है कि जो जॉइंट कम्युनिके आया है कल का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, ये उसका कहीं जिक्र करके या उसके कॉन्टेक्स्ट में अदम एतमाद की वोटिंग को रुकवा न दें। ये देखिए सादिया, सिंपल बात है, इसको हम कॉम्प्लिकेट ना करें ना। अदम एतमाद की जो मूवमेंट है वो सेपरेट है, ये जो भी है ये हमारी अगर फॉरेन पॉलिसी का, इमरान खान साहब कहते हैं कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। मैं बताऊं ना आपको तो शायद आप क्योंकि यंग हैं तो नहीं पता होगा, 60s में अयूब खान साहब ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का टाइटल था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स।
तो आज उसका उर्दू तर्जमा इन्होंने किया अपनी तकरीर में। यानी ये 60 साल पुरानी बातें, स्टेट्स के जो अपने मामला, तो हमारे अपने इकनॉमिक पोजीशन, हमारे अपने जो मुल्क के सूरत हाल है, वो अमेरिका और हमारा जो रिलेशन रहा है वो उस पर हम तफसील से क्या जाएँ। ये तो देखिए ना, पूरा आप सही कह रहे हैं, रियासत का मामला है। इस मैटर में प्राइम मिनिस्टर का मामला नहीं है। कोई भी आएगा वो उसको थ्रेड बेस्ड डिस्कस करेगा। हम अगर फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत तब्दील भी हो जाती है, हुकूमत तब्दील हो रही है आईनी कानूनी तरीक़ाकार से, चलो अमेरिका ने किसी को कह दिया, इनके तो जो मेंबर, इनको था कि हमारे मेंबर बिक गए हैं या उन्होंने किसी ने पैसे दे दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका जो क्लेम है वो तो हमारे पीटीआई का तो कोई मेंबर शामिल नहीं है। अच्छा, लेकिन अगेन मैं अपने सवाल पे वापस आती हूँ कि क्या जो भी वजूहात दे के राइट और रॉन्ग ये तहरीक अदम-ए-एतमाद पे वोटिंग रुकवा सकते हैं? हमें तो देखे ना, वो कह रहे हैं बार बार के सरप्राइज, कोई कानूनी बात, कानूनी तो कोई ऐसी स्पीकर, लेकिन आपको क्या समझ आप खुद बताइए। तो बड़ा वाज़ेह है, नो कॉन्फिडेंस एक तरीकाकार से हो रही है। मेंबर अगर ना जाए, आज भी वो चाहें तो मेंबरों को तो कन्विंस उनका करना उनका राइट है। वज़ीर आज़म कहते हैं ना कि इतवार को बहुत एंजॉय करेंगे हम, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अगर इस तरह वो रुकवा दे, अगर ये रोक गई इसी कॉन्टेक्स्ट में, देखिए ना, अगर ये रुकवा सकते हैं तो फिर तो ये आईन और ये सारी अकल से आरी शख्स उसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो रोड पे खड़ा हो जाएगा। अब ये कल अमेरिका के खिलाफ बोल रहा था, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बोल रहा था, आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ बोल चुका है। ये कुछ भी कर सकता है, और ये खड़े होके कुछ भी कर सकता है। और बात भी अदा करना चाहता हूं, ये असेंबली तोड़ने का जो इख्तियार नहीं है वो भी कर सकते हैं, ये हाउस को एडजर्न करने का जो है नहीं इख्तियार उसके बाद कर सकते हैं। वो नहीं वो ऐलान तो कुछ भी, एक शख्स जो अकल से आ रही है उसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? लेकिन अभी तक तो हमें यही मिसालें दे रहे थे ना, हमें बताते थे कि मैं बाहर यूरोप में रहा हूँ, उन्होंने इस्लाम के असूल सीख लिए हैं। सलमान अकरम राजा साहब साथ हैं जी। अभी तक तो हमें यही सिखाते रहे कि उनके असूल अच्छे हैं, वो सारे आज उन्हीं के असूल, उन्हीं के ऊपर सारी बात हो रही है कि वो इतने बुरे हो गए, एकदम बुरे हो गए। या तो लेक्चर दे के हमें उनके बारे में, अभी पूरी तकरीर आप सुन लीजिए, यूरोप के बारे में बताते रहे कि इस्लाम के ऊपर पूरा अमल कर रहे हैं वो आज के बारे में तारीख की की तकरीर में आप बताइए ना कि कितना इख्तलाफ है कि अभी वो वही सब इतने बुरे हो गए हैं कि हमारी हुकूमतें, भाई वो तो बड़े मुल्क हैं। और आज देखिए ना, ईरान के खिलाफ उन्होंने सैंक्शन लगाई हुई हैं, इराक और सीरिया का उन्होंने क्या किया है, रशिया का उनकी मुखालफत है। वो तो हमारे और उनके एक स्टेट के तल्लकात हैं जो कि पूरी रियासत का मामला है, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर का या हुकूमत का मामला नहीं है। सही है, लेकिन एक और चीज़ भी है ना नियाजी साहब, वो चले मैं ऑपोजिशन से भी सवाल करूंगी, लेकिन पहले आप बता दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसका जिक्र कल भी किया, आज भी किया, कि अगर वो कहते हैं कि जी 1% चलें ये वोटिंग होती है और वो कामयाब हो जाती है, ऑपोजिशन जीत जाती है, तो फिर उस सूरत में मैं सड़कों पर आऊँगा। और इस सूरत हाल में ज़ाहिर है हम पहले इमरान खान साहब को देख भी चुके हैं सड़कों पे, तो कोई भी नई हुकूमत बनेगी वो कैसे चल सकेगी, कैसे वो मुद्दत पूरी करेगी, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। मुझे सलमान अकरम राजा साहब ने इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, रिनाउंड लॉयर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने अपनी टीम से जो मुलाकातें की और उसके बाद फवाद चौधरी की तरफ से ऐलान किया गया कि कल हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं 184(3) के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जाकर हम ये कहेंगे कि तहरीक अदम-ए-एतमाद को रोका जाए, क्योंकि अब इसमें जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, वो सामने आ चुकी है। इज दैट इवन अ पॉसिबिलिटी? देखिए, इसकी कोई नज़ीर तो बिल्कुल नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट पार्लिमानी जो अमल है उसमें मुदाखलत करे। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन जो है वो किया जाता है और एक अमल शुरू हो चुका है, उसके लिए अब तारीख मुकर्रर है। अब ये जाके सुप्रीम कोर्ट को कहना कि जी बादी नज़र में ये एक साजिश है और हमारे मेंबरान जो हैं वो साजिश में मुलव्वस हैं, लिहाजा उनको वोट करने से रोका जाए, बहुत ही बड़ी बात है अपनी मुल्क की पार्लियामेंट के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं नजर आता खालिस्तन कानूनी सतह पे कि कैसे आनन फानन इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि बादी नजर में यहाँ कोई साजिश हो रही है और ये उस साजिश में मुलव्वस हैं। तो मुझे तो ये बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन जाहिर है फैसला अदालत करेगी। पर मेरी नजर में इसमें बहुत से कानूनी नुकात हैं, पेचीदगियां हैं, वाकयाती हवाले से भी और पार्लियामान के तकद्दुस के हवाले से। ठीक है, ये आपने सही कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे कह चुकी है पहले कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं उसमें हम मुदाखलत नहीं करना चाहते। सलमान अकरम राजा साहब, पार्लियामान की अगर बात करते हैं,
परसों वैसे तो वोटिंग है, वजीर आजम ने भी कल अनाउंस किया, लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्पीकर साहब का किरदार ऐसा हो जाएगा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये वोटिंग ना हो। अगर स्पीकर साहब ये कहते हैं कि जी यहाँ पे भी एक कॉन्स्पिरेसी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसका कम्युनिके हमारे सामने आया, तो लिहाजा इस पे वोटिंग नहीं होगी क्योंकि ये फॉरेन फंडेड है और ऑपोजिशन और ये बाकी लोग जो है बिके हुए हैं, ये हो सकता है स्पीकर साहब इस तरीके से रोक सकते हैं? देखिए, स्पीकर जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, उनसे ये तवक्को की जाती है कि मुकम्मल गैर जानिबदारी से वो अपने जो फराइज हैं सर अंजाम देंगे जी। अब अगर वो ऐसा कोई रवैया अपनाते हैं कि अपने ही हाउस की जो कार्रवाई है उसमें मुखिल होते हैं, उसको रोक देते हैं और एक मफरूजा कायम कर लेते हैं बैनुल अक़वामी साजिश का, जिसकी वजह से अपने ही मेंबरान को वोट करने से रोकते हैं, तो ये एक बहुत ही अजीब बात होगी और मेरी नजर में जो आईनी उनका मनसब है उससे हटकर होगी। लेकिन अगर कोई स्पीकर ये बात कर जाए तो फिर उसका हल क्या है, उसका मदावा क्या है? फिर यही है कि दोबारा अदालतों में जाया जाए और अदालतों से ये इस्तदा की जाए कि अगरचे आप पार्लिमानी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन यहाँ पार्लिमान को उसके बुनियादी मकसद से रोका जा रहा है। एक पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद होता है मेंबरान को मौका देना वोट डालने का। अब अगर वो मकसद नहीं हासिल होने दिया जा रहा तो फिर क्या अदालत देखेगी या नहीं देखेगी? माजी में मिसालें हैं जहां अदालतों ने इस उसूल को सस्पेंड किया है या उससे हट के अमल किया है कि अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। बरतानिया में ये हुआ जब वहाँ स्पीकर ने एक सेशन को मौखर किया जिसमें वोट होना था ब्रेक्सिट के हवाले से, यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के हवाले से, तो अदालत ने की मुदाखलत और हुक्म दिया कि ये सेशन जो है मुनक्किद किया जाए और इसमें जो बहस होनी थी और जो वोट होना था उसको होने दिया जाए। और इसी किस्म का फैसला अगर स्पीकर साहब मुनहरिफ अराकीन के हवाले से उस दिन कर देते हैं, उनको वोट नहीं डालने देते या उनका वोट काउंट नहीं होता, तो तब भी आपको यही लगता है कि मामला तब भी अदालतों में ही जाकर रुकेगा? जी, और ये मामला तो पहले ही हुकूमत खुद अदालत में ले गई है सदारती रेफरेंस की शक्ल में। यही तो मामला है जिसपे अदालत से सवाल किया गया और अगर अदालत ने भी उसका जवाब नहीं दिया या अटॉर्नी जनरल ने मान लिया कि यह सवाल नहीं बनता और उसको वापस ले लिया, तो मामले को स्पीकर के जरिए से उठाना और उस पर अमल करवाना ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा साहब हमसे बात कर रहे थे। नियाजी साहब, आपने बात सुनी है, आप वाकई चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी कह चुकी है कि हम पार्लिमान के उमूर में मुदाखलत नहीं करना चाहते और रेफरेंस को लेकर भी, सदारती रेफरेंस को लेकर भी कुछ ऐसे रिमार्क्स आए हैं, सो ये मामला आपको लग रहा है कि अदालत में ही जाएगा अगर स्पीकर साहब इस किस्म का किरदार अदा करते हैं वोटिंग वाले दिन? सादिया, इसके ऊपर कैबिनेट भी अपने जो है वो भी आ चुका है, उसके फैसले भी आ चुके हैं। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसका भी रिएक्शन आ चुका है। और उसके बाद पार्लिमान की जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो भी मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद जो है स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। बिल्कुल अकरम राजा साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक तरफ नहीं देखना, उन्होंने बोथ साइड्स को देखना है। और दूसरी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट भी देख रही है कि जिन लोगों ने आईन को तोड़ा है या बाहर के मुल्कों से जो वो राब्ता किया है जिन लोगों ने, उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, उनके ऊपर बगावत का, क्योंकि स्टेट के अंदर मुदाखलत हो गई है और उसको इंडोर्स किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। मैं तो कहूंगा कि उसके ऊपर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के अराकीन, आपकी अपनी जमात के मुनहरिफ अराकीन तहरीक अदम एतमाद में वजीर आजम के खिलाफ वोट डालेंगे, उन पर बगावत लगेगी, आर्टिकल 6 लगेगा? लग सकती है, क्योंकि उसके ऊपर रियासत पाकिस्तान अपना जो है वो रिएक्शन दे चुकी है। पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो भी दे चुकी है, कैबिनेट भी दे चुकी है, यानी कि तीनों फोरम्स जो है वो अपना फैसला दे चुके हैं। इसके बाद जो है हुकूमत पाकिस्तान जो है मुश्किल में जाएगी। वो तो आर्टिकल 6 लगा रहे हैं आप लोगों पे, वो मुश्किल में क्या लग रहे हैं? गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे आप पे, वो कह रहे हैं। तो गद्दारी तो सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ होगा जिसने आईन की
रहा हूं अफजल, हमें इतना लग जो रहा हो। 14 दिन के अंदर जो सेशन बुलाना था उसने 17 दिन में बुला लिए। गद्दारी तो सबसे पहले इनके डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हुआ। आप एक स्पीकर पे कह रहे थे, ये तो सारी ऑपोजिशन पे लगाने को तैयार है। मुझे वो बताए, ये थोड़ा सा हिम्मत करे नियाज़ी साहब मेरी बात का जवाब दे। ये पहले तो नवाज शरीफ था, वो पाकिस्तानी ये चलो गद्दारी के ज़मरे में आ सकता है, ठीक है, बकौल इनके। फिर अमेरिका का जिक्र किया, वो तो नहीं आ सकता है। अब उसने एस्टेब्लिशमेंट की है, तो ये सेक्शन किसके ऊपर लगेगा जरा ये बताएंगे? अमेरिका पे तो नहीं लिख सकता है, तो एस्टेब्लिशमेंट पे या नवाज शरीफ के लिए तो ये तैयार है। अच्छा, तो मैं तो कहता हूँ अभी तक जरदारी साहब का नाम क्यों नहीं लिए? कल परसों का नाम भी लेंगे, बिलावल साहब को भी लेंगे। सवाल ये है, ये बेवकूफ़ों का टोला है। इनकी पहली मरतबा उसने इक़्तिदार देखा है। वो जो कैसर साहब जो हवाला दे रहे थे वो क्रिकेट मैच था, ठीक है, उस वक्त भी ये डिक्टेटर था। वो आपकी उम्र तो कम होगी, वो पीटीवी में मुझे याद है, कैसर साहब को याद है, वो एक गाना बनाता इमरान कर भाई, ये जो वसीम अकरम इंजमाम जो ना, ये इसके पीछे वो पीटीवी के गाना निकाल गए, ये इमरान कर गए। ये डिक्टेटर माइंड का आदमी है, इसकी सोच है। बस मैंने जो बात कर ली हो गई। अब आप मुझे बताओ, जो कैसर शेख साहब ने मिसाल दी है, क्रिकेट ओवर खत्म हो गया है, खिलाड़ी साढ़े आउट हो चुका है, लाइटें बुझ चुकी है, बल्ला लेके खड़ा हुआ है, मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि उनको लगता है वो आखिरी बॉल पे भी छक्का मार सकते हैं। कौन सा बॉल? जब ओवर खत्म हो गए, प्लेयर खत्म हो गए, स्टेडियम की लाइटें आगे उसके। अच्छा, ये जो अभी इतवार का है ना, ये बिल्कुल सारे आइन की जो 95 है, 54 का, 24 का, सारे सेक्शन का आर्टिकल का आखिरी दिन है, वो मंडे को भी नहीं कर सकता। उसके बाद क्या रह गया? अब तो लाइटें पूछ रही है उस स्टेडियम से। नहीं, अगर इनको कन्विंस कर सकते, मेंबरान देखिए ना, 172 स्पीकर साहब अच्छा, उस दिन पे वो जो सुपर ओवर भी ना होने दें। नहीं, वो उम्मीद तो मुझे है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये पता नहीं आप मंडे को अदालत में खड़े होंगे। ये तो पता नहीं अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर सकता है। मंडो खेल साहब फिर अदालत गए में होंगे। नहीं, हम अदालत देंगे, हम इसे कराएंगे, मुझे अभी भी इन पे तवक्को है। अच्छा, देखिए, प्राइम मिनिस्टर है, हमारी स्टेट है, रियासत है हमारी पूरी, उसके पीछे इदारे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सेंस प्रिवेल करेगी। अच्छा, देखिए, मैं जाती तौर पे मेरी ख्वाहिश भी है, मैं समझता भी हूँ कि उस दिन ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। राइट, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वज़ीर आज़म साहब ने आज अपने इंटरव्यू में ये बात भी की है कि उनके पास तमाम शवाहिद हैं, रिपोर्ट्स हैं कि कब कौन से सियासतदान अमरीकी सफारतकारों से मिलते रहे हैं। इस पे तो मैं बात करूंगी ही, लेकिन पहले मुझे नियाज़ी साहब ये बताइए कि अर्ली इलेक्शन के हवाले से वो जो कहते हैं कि ये एक बेहतर ऑप्शन है, इस्तीफ़ा तो मैं नहीं दूंगा लेकिन अर्ली इलेक्शन पे मैं मान सकता हूँ, तो क्या अर्ली इलेक्शन के लिए अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों इसका ऐलान जो है वो नहीं किया? बहुत सारे लोगों को शायद ये था कि कल ऐलान कर दें, या फिर जो इस्लामाबाद का जलसा था उसमें भी बहुत लोगों को तवक्को थी। सादिया, जैसा कि आपने देखा कि केपीके के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे गवर्नमेंट के, वहाँ पे जिस बुरी तरह धूल चटाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टीज़ को, तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो तैयार हो चुकी है कि मीर जाफर और मीर सादिक जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको जो इनकी जो सियासी मौत है वो होने वाली है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान कौम खड़ी किधर है। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज हज़ारों लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां होने वाले हैं, और आप देखेंगे कि एक तारीख रकम होगी संडे को कि जहाँ पे वो लोग, मैंने कहा संडे को ना, आप देखेंगे कि हज़ारों लोग, लाखों लोग जो हैं वो
یہاں اسلام آباد میں موجود ہے. ہم نے کسی کو کال نہیں کی, لیکن جو پلس آ رہی ہے پورے پاکستان سے, جو آؤٹ سائڈ پاکستان سے پلس آ رہی ہے کہ آج جس طریقے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور جناب عمران خان کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور سولیڈیرٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آج طول و عرض میں جیسے لوٹوں کے خلاف اور غداروں کے خلاف لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے پورے پاکستان میں اور کر رہے ہیں, جس کا سلسلہ جو ہے ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایسی جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں؟ تو یہ کس بات کو آپ کی نشاندہی ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے. لیکن میرا سوال میں واپس اپنے سوال پہ آتی ہوں. ارلی الیکشن وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ بہتر آپشن ہے, تو پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اور اگین آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر تو ارلی الیکشن آپ کے فائدے میں جائیں گے, آپ کو اور زیادہ سیٹیں مل جائیں گی اور میجورٹی کے ساتھ آپ واپس آئیں گے. ہاں سعدیہ, ہم نے پہلا آپشن ہے لڑنا اور آخری بال تک لڑنا. سنڈے ہے, سنڈے بہت جیسے وہ کہتے ہیں نا دلی دور است کچھ لوگوں کے لیے, تو ان لوگوں کے لیے یہ ابھی کہتا ہوں کہ ابھی دلی بہت دور ہے. کیا ہوگا یہ سنڈے کو دیکھا جائے گا. امجد کو یہ باتیں جچتی نہیں ہے. میں آپ کو جو امجد کو میں جانتا ہوں, جس امجد کو میں جانتا ہوں 9 سال سے, میں ان کے ساتھ یہ میرے ساتھ ہے, جو اس طرح یہ قانون کو سمجھنے والے شخص ہیں, ان کو یہ باتیں جچتی نہیں ہیں. میں بالکل کیسر احمد شیخ صاحب, میں نے کوئی بھی قانون سے ہٹ کے بات نہیں کی اور نہ میں کرنا چاہوں گا. میں ود ان کانسٹیٹیوشن کرنا چاہوں گا, میں رول آف لا کے مطابق بات کروں گا. دیکھیں, ہمارا حق ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے پاس جائیں, ہمارا حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں, ہمارا حق ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ ان لوگوں نے کس کی ملک کو دوبارہ غلامی میں دھکیلنے کا. لوگوں کے پاس جائیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ الیکشن جو ہے نا وہ بہترین پیمانہ ہے, یارڈ اسٹک کسی کے. اس وقت آپ کا حق ہے, آپ ایک کو بات کر بندوں کے پاس ان کو اکٹھا کریں. اس وقت ایک منٹ دے دیں. سوال یہ جو کے پی کے کا الیکشن کا حوالہ دیا رہے دوسرے مرحلے کا, تو پہلے میں تو بری طرح سے ہار گئے. ابھی سندھ, پنجاب, وہ بلوچستان تو دور کی بات ہے. دوسری بات یہ, جب یہ خود ماشاءاللہ اس کے والد صاحب بھی بڑا آئین اور قانون کے اچھے ٹھیک ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ جب آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 95 میں کہ آپ 172 لوگ شو کرے, ہم نے جن کو یہ لوٹے کہتے ہیں ان کو تو ہم نے ٹچ نہیں کیا. وہ تو ابھی ایک طرف ہے نا. ہمارے اپنے جو ان کے اتحادی ہے, جو دوسری پارٹی ہے, وہ 177 ہمارے پاس فگر موجود ہے. منحرف اراکین کو سائڈ پہ کر کے 177 175 تو موجود ہے کل. اچھا, اس کے بعد ان کی پختونخوا کی چیف منسٹر نے باقاعدہ وائس میسج چلایا, سارے لوگ آ جائے, یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے, اتنے جوتے پڑیں گے ان کو, یہ ان کی نسل یاد رکھیں گے. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. جب سنہ اس پہ حملہ کیے تو ہم سارے میں نے کھڑے ہو گئے. اور آج آخری بات کرو, آج ہم اپوزیشن کے جو پارٹی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نے نمائندگی کی, ہم آئی جی اسلام آباد سے اور چیف کمشنر سے ملے, ان کو ہم نے بتایا اور ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی پولیس تماشا دیکھ رہی تھی جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہو رہا تھا. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ہزاروں لوگ آئے, انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ہر طرح سے پروٹیکٹ کریں گے, لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو سندھ ہاؤس میں ایز اے MNA ہم سارے کھڑے ہوئے تھے اپنی فیملی, اپنے بچوں کو کرنے کے لیے. ان کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کا بڑا پرٹیننٹ سوال تھا کہ ارلی الیکشن تو آپ کو سوٹ کرتے ہیں. اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جو ہم جس طرح کہہ رہے ہیں, ہم بھی ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ یہ چینج ہو جاتی ہے, ہمارا مینیفیسٹو, ہمارا بھی ارادہ یہی ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں. ہمارا دیکھیں اس پہ وہ ایک دیکھیں, ان کا اس تحریک عدم اعتماد سے پہلے یہ اگر چاہتے تو اناؤنس کر دیتے الیکشن یا اسمبلی توڑ دیتے, تو ان کا رائٹ تھا. لیکن اب بات ہے نا, اب یہ تو نہیں ہو سکتا قانونی طور پہ. تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ نہیں کر سکتے, نہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں, نہ ہی الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہا. جو بھی نئی حکومت, اگر انہی کی حکومت رہتی ہے, وہ تو دیکھیں نا, مجھے حیرانی ہے کہ یہ پبلک جو اکٹھی کرنی ہے, الیکشن جب ہو جائیں گے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ارلی الیکشن آپ کو فیور کرتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں, مجھے تو یقین ہے کہ ان کی جو حالت لوگوں نے جو نہیں, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا, ہر سیاسی جماعت اوبیسلی یہی سمجھتی ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. اگر PTI کو واقعی لگتا ہے اسلام آباد کے بڑے جلسے کے بعد, تو
जी फिर तो आ जाए। फौरी इलेक्शंस में हाँ, और लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है आज जो कि लेकिन बेहतर अशर इन्होंने ऑप्शन है। किया है ना आवाम का, और जो जिस हलकों में जो रहते हैं ना उनको पता है। वज़ीर आज़म साहब तो क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जाते नहीं, ये अमजद को अच्छी तरह पता है कि इनके हलकों के लोग क्या चाहते हैं। हम हमारे हलकों में जब हम जाते हैं ना जी। तो लोग बिल्कुल बेतहाशा मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सत्यानाश कर दिया इकानमी का, मईशत का। तो आए, हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह इलेक्शन लड़े। आप लोग आ भी जाते हैं ना, तो वज़ीर आज़म साहब ने एक धमकी दी है अमजद नियाज़ी साहब, वो कहते हैं कि ये मत समझना कि मैं आराम से बैठ जाऊंगा, सड़कों पे आएंगे तो आप क्या करेंगे फिर, कि वो हुकूमत जो है वो उसको भी घर भेजें। इन्होंने तो वैसे ही वो कह रहे हैं ना थोड़े टाइम के लिए आना है, अर्ली इलेक्शन ही करवाने हैं इस्लाहात के बाद। सादिया, क्या हमें कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता कि हम लोगों के पास जाएं? हमने इनको कहाँ रोका है, लेकिन हमारे बाहर आने पे ये गवर्नमेंट तो नहीं कर सकते ना। इन्होंने सिवाय हार्स ट्रेडिंग के, इन्होंने सिवाय खरीदने के और क्या किया है? इन्होंने सिवाय मीर जाफिर मीर सादिक बनने के अलावा किया क्या है? मुझे बता कैसे हुकूमत चलाएंगे? ये चलाने के बारे में किसी को कुछ करने नहीं देंगे, ना खुद कुछ करेंगे कैसे ना हुकूमत चलाएंगे, मुझे बताएं। हमने कोड़े देखे, हमने फांसियां देखी, हमने जेलें देखे, ये क्या चीज है? नहीं, ये अच्छा तरीका कभी भी नहीं जिंदगी है। में कोई किसी FIR पार्टी देखा को है? किसी पार्टी को मैं समझता हूँ कि इसकी अपना- इजाजत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लोगों की तो नहीं, आप अमजद तो नियाज़ी कह साहब रहे हैं कह रहे कि हैं कि क्या अगर बात आप है ना, लोगों की आप बेटी जान अगर की आप बात कहते करते हैं हैं। कि भाई ये दी थी ना, हुकूमत कैसे करेंगे? और जिन लोगों ने जी, बताइए। कैरेक्टर असैसिनेशन की थी बेनजीर जी, भुट्टो जी। के साथ उन्हीं लोगों के साथ तो आप बैठे हैं। उन्हीं लोगों के साथ ये वही लोग हैं ना जिन्होंने भुट्टो कौन को लोग? फांसी नियाज़ी दिलवाने साहब, में अपना गांव के किरदार लोग, अदा किया था। गांव जिन के लोगों लोग ने बेनजीर इख्तिलाफ भुट्टो हो की सकता है। कैरेक्टर जब वो असैसिनेशन की कुत्ता आज कुएं उनकी में गिर कब्रों जाता में है, रूह तड़प तो उस रही कुत्तों है। के निकालने के लिए सारे गांव इकट्ठे हो जाते खाने हैं। वाले मजनूए भुट्टो के नाम पे वोट लिए और मजे कर रहे हैं, लुट्टो और भुट्टो के नाम पे चल रहे हैं। शेख आपका रशीद आपने क्या चपरासी किया? आपका वजीर दाखिला ओ है, बाबा, वो पंजाब का डाकू आपको वजीर आला बनने जा रहा अभी है। जिसको आप वजीर आजम बनाने जा रहे हैं, जिसको वो अभी बेल पे है। आप खुद सोचे इस मुल्क की बदकिस्मती क्या होगी कि वो अभी बेल पे है और उसके नैब क्या में होगी? केसेस बेल का हैं, मतलब मसूद मुजरिम थोड़ी हुआ, चपरासी मुलजिम के है। अकाउंटों से पैसे निकल रहे हैं, 24-24 अरब रुपए। कल वो अदालत जाएंगे उनकी जमानत कैसे होगा? करवाने के ये कोई लिए। जाहिल आदमी सर बताए, मैं सुप्रीम कोर्ट फवाद का चौधरी ने वकील हूं, ऐलान वो किया है सबसे बड़ा जाहिल है, क्योंकि और जमानत सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद हफ्ते के करवाने दिन के बंद लिए होता है, ये जाएगा एक दिन में कैसे कैंसिल करे? जाहिल होने बात करे। अच्छा, अमजद नियाज़ी साहब, वैसे ये बात आप मानते नहीं है जिस तरीके से ऑपोजिशन के लोग, दो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने आपकी तारीफ की है। कुछ लोग आपके ऐसे हैं, कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म को उन्होंने जो है वो गलत राह दिखा दी है। आप जैसे 3-4 और उनके करीब होते तो शायद थोड़ी बचत हो जाती। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक ज़ई शऊर और समझने वाले शख्स हैं। वो लॉजिक को हमेशा मानते हैं। इन लोगों ने तो प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन तकरीर ही, इन्होंने तो बुग़्ज़ इमरान खान में इतने मुब्तला थे, उन्होंने पहले दिन तकरीर ही नहीं करने दी। तो इनका ये कहना कि जी सारा इल्ज़ाम जो है इमरान खान पे डाल रहे हैं। केसेस हमने नहीं बनाए, इनके अपने बनाए हुए एक दूसरे पे नैब में। और मैं समझता हूं कि जैसे आज इमरान खान ने एक और बड़ी हैरानकुन बात की, अगर उस समझने की है, उन्होंने कहा कि अभी ये तोशा वो खाना लोग की हैं जो 3.5 जिन्होंने करोड़ की टाइम गड़ी थोड़ा है, रह वो गया, सारे मैं- ढीलों और ढीलों के जरिए तोशा खाना के जो चुराए तोहफे, जो तोशा खाना से चुराई हुई 3.5 करोड़ की गड़ी, उसके अलावा बहुत सारे आप केसेस उसमें- आ रहे हैं, ठीक है, बीआरटी के केस आ रहे हैं, बनीगाला का केस आ रहे हैं, और देखो, आटा चीनी जो सब कमीशन केसेस है आ वो रहे हैं। केस आ रहे हैं। ओके। इतने अल्लाह केसेस का आ शुक्र जाएंगे है। नहीं, ये सर छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो बेचारा खामो खा डिफेंड करने के लिए मर मंदोखेल साहब ने ये भी ऐलान कर दिया है, पूरी फहरिस्त गिनवा दिया उन्होंने जो वजीर आजम और इनकी हुकूमत के खिलाफ केसेस लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब, कैसर अहमद शेख साहब और अमजद खान नियाज़ी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।